1857 ईस्वी में भारत में एक अंग्रेजी यूनिवर्सिटी बनी। उस यूनिवर्सिटी में आपके यहाँ एक एपेटाइट, अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की भूख पैदा की गई। आप साउथ अफ्रीका के एपेटाइट की बात करते हैं। क्या एपेटाइट हुआ? संस्कृत के साथ यह नहीं हुआ, अरेबिक पर्शियन के साथ भी हुआ और इन भाषाओं के विद्वानों को अलग थलग कर दिया गया। आपको एक विशेष तरह का ज्ञान दिया गया यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, जिसमें यह पढ़ाया गया कि सारे ज्ञान का मूल स्रोत पाश्चात्य जगत में ही है। भारत, फारस या चीन में कोई ज्ञान पैदा ही नहीं हुआ। हम भी ऐसे ही पढ़े लिखे हैं, हम इसी शिक्षा से सीखते हैं, फिर वैसे बनते हैं जैसे कि हम हैं। सोचिए कि आपका व्यक्तित्व बनता कैसे है। भगवान के यहां से तो बनकर नहीं आता। आप ज्ञान से संस्कृत, परिष्कृत होते हैं। हमारे यहां संस्कृत का मतलब होता है परिष्कृत ज्ञान से संपन्न होना। यह परिष्कृत कैसे होते हैं? तो पठन पाठन से ज्ञान संपन्न होते हैं, अच्छे संस्कारों से ज्ञान संपन्न होते हैं। भारत में पठन पाठन की परंपरा आपको संस्कारवान बनाती है। आप देखिए, आपके यहाँ समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है। समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे बताए जाते हैं। या आपके यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है तो उसके जन्मदाता प्लेटो के रिपब्लिक या अरस्तु के पॉलिटिक्स में ढूंढा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोट्स को बताया जाता है। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को बताया जाता है। दर्शन के जनक थेल्स को माना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। मनोविज्ञान के जन्मदाता जर्मन प्रोफेसर विल्हेम वुंट या फ्राइड इत्यादि को ही बताया जाता रहा है। क्या हमारे यहाँ कोई चिंतन नहीं हुआ है? क्या हमारे यहाँ मूर्ख रहते थे? वस्तुतः हमारे यहाँ जितना चिंतन हुआ है, लेकिन वह हमें बताया ही नहीं गया। अब सवाल यह है कि हमने इसे स्वीकार क्यों कर लिया? अगर हमारे पास इतनी बड़ी परंपरा रही जो हम कहते हैं, तो हमने इस प्रकार की पढ़ाई स्वीकार क्यों की? हम कहां थे? जितने लोग आप बताते हैं बड़े बड़े दिग्गज, वह कहां कहां रह गए? इसका सीधा जवाब यह है, जो राज्य करता है उससे सब प्रभावित होते हैं। जब आपके यहां सल्तनत राज था या मुगल राज था तो अरेबिक पर्शियन पढ़ाई जाती थी। अरेबिक पर्शियन विचार भी साथ आया था। अरेबिक साइंस आई थी तो यह भाषा सीखी जाती है। लोग गर्व समझते थे कि हम पर्शियन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आप सोचिए, 50 साल पहले तक इस देश में बहुत सारे उर्दू पर्शियन के स्कॉलर होते थे, अरेबिक के स्कॉलर होते थे। अब कितने बचे हैं? इसी प्रकार जब अंग्रेज आए तो उनके साथ भी बहुत कुछ आया। अब फारसी अरबी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। अब अंग्रेजी में पढ़ना फैशन हो गया है। हम जैसे कहने वालों के बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पिया रच रहे हैं, चाहे इसके लिए कर्जा लेना पड़े। लेकिन यह कोई विचित्र बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले भी लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, लेकिन वे संस्कृत वगैरह भी जानते थे। अब जो नई पीढ़ी है उसमें अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं जानते। हिंदी बोलने वाले लोग तो संस्कृत नहीं जानते। आप सोचिए कि जब आप परंपराओं की बात करते हैं, कितना व्यर्थ हैं। जिस देश का सारा ज्ञान विज्ञान जो भी है, वह जिस भाषा संस्कृत में है, इसका आपको पता भी नहीं है, फिर आप कैसे उससे संबंधित होंगे? आज के संसार में जो शक्ति और अर्थ का खेल है, उसमें आधुनिक ज्ञान होना ही चाहिए। आज का जो जगत है, उसमें अगर आपके राष्ट्र को जीना है तो उसको वह ज्ञान जरूर होना चाहिए जो ज्ञान पश्चिम के पास है। लेकिन हमारी परंपराओं में जो ज्ञान निहित है, उसे भी जानना आवश्यक है। एक तरफ तो पाश्चात्य जगत यह कहता है कि ज्ञान कोई निजी चीज नहीं है, कोई छिपाने जैसी चीज नहीं है। ज्ञान में बढ़ोतरी तभी होती है जब सब मिलकर उसका प्रयोग मानव के बेहतर भविष्य बनाने में हो। दूसरी तरफ वह ज्ञान जो शक्ति का स्रोत है, उसको वह किसी को नहीं देना चाहते। पश्चिम जगत उस ज्ञान को अपने पास ही रखना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहते ज्ञान? ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे अपार शक्ति मिलती है। इसलिए पाश्चात्य जगत दूसरों को ज्ञान देना नहीं चाहते। यद्यपि ज्ञान के और भी स्रोत हैं, उन्हीं स्रोतों से भारत अपने ज्ञान को उन्नत स्तर की ओर ले जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण और महत्वपूर्ण बाजार होने के कारण भारत तकनीकी ज्ञान में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जो उन्नति की है, वह अद्भुत और उल्लेखनीय उपलब्धि है। आप देखिए, अगर आप आज की अर्थव्यवस्था देखते हैं तो आपको पता होगा कि यदि कार होगी, स्कूटर होगा, तो डीजल पेट्रोल चाहिए। डीजल पेट्रोल आपको मंगाना पड़ेगा, उसके लिए डॉलर देने होंगे। तो आज की अर्थव्यवस्था भी आपको समझना चाहिए। अर्थव्यवस्था का ज्ञान आपको आत्मनिर्भर बना सकता है, लेकिन ज्ञान केवल शक्ति एवं धन ही प्रदान नहीं करता, वरन ज्ञान मुक्ति देता है,
स्वातंत्र्य देता है, आत्मविश्वास देता है, स्वावलंबन देता है। अब इन दोनों ज्ञानों में क्या कोई संबंध हो सकता है? आप पीछे लौटिए। अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र के जो ग्रंथ हैं, समाज शास्त्र के, व्यवहार शास्त्र के, उनमें जो मोक्ष शास्त्र के ग्रंथ हैं, उनमें क्या संबंध है? उनमें यह संबंध की चर्चा की गई है। और ऐसा नहीं है। वे लोग भी परेशान नहीं थे, वे लोग भी परेशान थे, क्योंकि अर्थ एक ओर ले जाता है, काम दूसरी ओर ले जाता है, और धर्म तीसरी ओर ले जाता है, और नीति चौथी चीज होती है। इनमें आपस में क्या संबंध है? रामायण या महाभारत से बड़ा ग्रंथ कौन हो सकता है? धर्म संकट का। हर स्थान पर, पग पग पर, कदम कदम पर धर्म संकट है, और स्वयं राम या कृष्ण उनसे निपट नहीं सकते। लेकिन वे हर बार हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए।